करना पड़ेगा। Good afternoon, students. Today I am going to teach you poem number 4. The title of the poem is From an Easy Written in Country Churchyard. It is composed by the British poet Thomas Gray. इस कविता का नाम है हमारा फ्रॉम एन इजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो एक प्रसिद्ध कवि थॉमस ग्रे के द्वारा कंपोज किया गया है, यानी लिखा गया है, यानी कंपोज किया गया है, मतलब उनके द्वारा अवतरित किया गया है। देखिए, इसमें आपको बताया गया है इस पोएम में, जो इसकी समरी, पूरी पोएम का जो सिंपल आइडिया है कि पोएट वाज वेरी सैड एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ देयर फोरफादर्स हु आर बरीड अंडर द ग्रेव्स। शाम के समय पोएट जो है वो शाम के समय गिरजाघर में बैठा है। टाइम क्या है? शाम का समय है। और जो हमारी वहाँ की जो हमारे पूर्वज हैं जो दफनाए हुए हैं वहीं पर, उन सब की कंडीशन जो है बहुत खराब हो गई है। कभी ये सोचकर दुखी है कि हमारे पूर्वज जो इतने हार्ड वर्कर थे, इतना कठिन परिश्रम करते थे, ना तो कोई आज उनका हाल चाल लेने आता है, ना कोई उन पे धूपबत्ती अगरबत्ती जलाने आता है, और ना ही कोई उन पे फूलमाला चढ़ाने आता है, जबकि उनका काम बहुत अधिक कठिन था। चलिए अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए। Poet was sitting at the churchyard. It is the time of evening. Poet was sad at the miserable condition of their forefathers who are buried under the lands, under the graves. Poet says that, now I am going to start my poem number, stanza number 1. The curfew tolls the knell of parting day. The curfew माने खतरे की घंटियां, यानी the bell of dangers. Tolls माने रिंग्स करती हैं। The knell of parting day. Parting day माने इवनिंग टाइम, यानी शाम के जाने का समय, यानी शाम की विदाई का समय। तो जब दिन की विदाई होती है तो क्या होता है? शाम के लिए आया। ये पार्टिंग डे का मतलब है इवनिंग टाइम। गिरजा घर की घंटियां शाम के समय बजती हैं। द लोइंग हर्ड, लोइंग माने रंभाते हुए, हर्ड माने मवेशी यानी जानवर, विंड माने वॉक करते हैं, चलते हैं, स्लोली माने धीरे धीरे, ओवर द लीली माने मिडो यानी चरागा। शाम के समय रंभाते हुए जानवर जो हैं, यानी पशु जो है, वो चरागाह से अपने अपने घर वापस लौटते हैं। They have gone to the meadow, they have gone to the field for grazing the grass. किस लिए जाते हैं? For grazing the grass. इसी तरीके से आपका एक्सप्लेन बढ़ता है। The plowman homeward plowed his weary way. Plowman किसान अपने घर थके हुए कदमों से अपने अपने घर वापस लौटते हैं। क्यों थके हुए कदमों से वापस लौटते हैं? Because they have done a lot of work in the field from morning till evening. The leaves the word to darkness and to me. To and leaves the word. और इस अब शाम का समय हो गया है तो अंधेरा छाने लगा है, यानी night is about to come and day is about to over. क्या कर रहा है? द लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस। और ये संसार कैसा होने लगा है? ये संसार, हाँ, संसार अंधकार में होने लगा है, यानी एट दैट टाइम द डे इज अबाउट टू ओवर एंड नाइट इज अबाउट टू कम। ठीक, देखिए आगे कॉन्टेक्स्ट एक बार फिर से देख लीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कॉन्टेक्स्ट कब लगता है? जहां से मेरी पोयम हो या पैसेज हो स्टार्ट होता है, उससे जस्ट थोड़ा सा पहले स्टार्ट करते हैं, वही हमारा कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। क्लियर हो गई ना बात? अब इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं है तो हम कुछ दे नहीं सकते, केवल उतना ही बता सकते हैं जो हम आपको अभी शुरुआत से बता रहे हैं कि शाम का समय है, कवि चर्च में बैठे हैं और वो वहां के समाधियों की कंडीशन को देखकर बहुत अधिक परेशान हैं। बस इतना ही दे पाएंगे। जब आप सेकंड स्टैंजा का लिखेंगी तो थोड़ा फर्स्ट स्टैंजा का भी आ जाएगा, जब लास्ट का लिखेंगी तो थोड़ा फर्स्ट का थोड़ा सेकंड का आ जाएगा। क्लियर? देखिए आगे। इट इज इवनिंग टाइम, the bell of the dangers are ringing and it was the time, the day is about to over. It is the evening time. The lowing herd, the cattle who are making their sound, रंभाते हुए, the cattle who are making their melodious sound are going to their homes from the meadow, from the grassland. They are at the evening time. They are returning from the grassland because they went in the morning to the grassland to graze the grass. But evening time they are returning to their homes. In the morning time they went to the grassland or meadow to graze the grass. In evening time they are returning to their homes.
they are very tired and leaves the word. The day is about to over. It is the evening time, so the day is over and the darkness is pervaded everywhere. Pervaded माने छा गया है. The darkness is pervaded everywhere. The day is at least about to over and night is about to come. Evening is over, the day is over and the night is about to come. Next. Beneath those rugged elms, that two trees said, where heaps the turf in a mouldering heap, each in his narrow sail for river led. The rude forefathers of their hamlets sit. यहाँ इस तरह देखिए, the beneath those rugged elms, उनकी जो समाधि बनी है, उनके ऊपर घास फूस जंगली पौधे उगाए हैं. उनकी जो समाधि की मिट्टी जो थी वो झड़ने लगी है और झड़ के ढेर बनने लगा. जहाँ ढेर बनने लगा है वहां पर जंगली घास फूस पौधे निकल आए हैं. तो इसका मतलब क्या है कि उनकी समाधि की कोई देख रेख करने वाला नहीं है. ठीक है, देखिए बेनीथ दोज रफ्ड एल्म, बेनीथ यानी नीचे, उन रफ खुरदुरे, वो असमतल जगह, उबड़ खाबड़ जगह, समतल जगह नहीं है, उन उबड़ खाबड़ जगहों पर इल्म एंड यूसुफी, देवदार और चीड़ के वृक्ष निकल आए हैं. वेयर हियर द टर्फ माने जो हमारी वाइल्ड ग्रास होती है, जंगली घास. एक तो ये हमारी घास हरी वाली होती है, तो हरी वाली घास का तिनका अगर हाथ में छू जाए तो चुभता नहीं. जंगली घास होती है उसका तिनका चुभ जाता है. तो वो टर्फ माने वही जंगली घास है जिसका की ऊपरी जो पोर्शन है वो नुकीला ये होती है टर्फ. टर्फ माने सूखी घास जिसका ऊपरी पोर्शन जो है, पोर जो है उसकी नुकीली हो, वो टर्फ कहलाती है. वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी मोल्डिंग, वेयर हीव्स माने रेगिस्तान है, जहां पर वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डिंग हीप, जहां पर घास फूस के जो समाधियां हैं उनकी मिट्टी झड़ कर एक ढेर बन गई है. ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक कौन है? हमारा प्रत्येक पूर्वज. ईच इन हिज नैरो सेल, अपनी संकीर्ण, सेल माने कोठरी होता है, समझ में आया? एक तो सेल माने आपकी कोशिका होती है ना, और एक सेल माने कोठरी भी होती है. ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन सेल है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लिए सेल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर सेल का मतलब कोठरी का मतलब यहाँ पर समाधि से है. ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और हमें से प्रत्येक अपनी अपनी संकीर्ण कोठरी में सो गया है, यानी संकीर्ण समाधि में सो गया है. मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग समाधि बनी है. कह रहे हैं हमें से प्रत्येक जो है वो अपनी अपनी समाधि में सो रहे हैं. कौन सो रहे हैं? द रूड फोर फादर्स, उनके वो असभ्य अशिक्षित फोर फादर्स माने उनके पूर्वज. ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट माने हैमलेट एक छोटा सा गांव है जहां के ये रहने वाले हैं, वो छोटे से गांव के लोग. बेनीथ दिस, देखिए इन इंग्लिश, under these trees, they are under the ilm and use trees, under the shade of ilm and use trees, there were mouldering the earth and they make a heap. On the heap there were boiled grass races. ठीक है, there were mouldering the earth and mouldering the earth make a heap, and on the heap there was the wild grass races. Heaps माने races, उगाई है. Each and their forefathers are sleeping for a long time in the graves. Each in his narrow cell for ever laid. Each माने प्रत्येक पूर्वज, each and every ancestors are sleeping under the graves. Narrow cells means under the graves for a long time. It seems that they do not want to awake. They are sleeping for a long time. It seems that they do not want to awake. जो मर जाता है वो कहीं उठना जानता है नहीं ना, तो यही आपका है एक्सप्लेन कि they do not want to awake. They are the uncivilized forefathers, यानी ancestors of the city named Hamlet. Hamlet is a very small village. Hamlet is a very small village, and
ब्रीजिंग कॉल, ब्रीजिंग माने तरोताजी सुगंधित हवा, और इसेंस माने तो पता ही आपको खुशबूदार सुगंधित है ना, ब्रीजिंग माने तरोताजी। ब्रीजिंग कॉल ऑफ इसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, मॉर्न माने मॉर्निंग, प्रातः काल की सुबह। अब ये इन दिस स्टैंजा इट इज द सीन ऑफ मॉर्निंग टाइम। द फर्स्ट स्टैंजा वाज सीन ऑफ इवनिंग टाइम, सेकंड स्टैंजा वाज सीन ऑफ नाइट, एंड द थर्ड स्टैंजा इज सीन ऑफ मॉर्निंग टाइम। द ब्रीजी कॉल ऑफ इसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, प्रातः काल के समय तरोताजी और ठंडी हवा बह रही है, सुगंधित हवा बह रही है। द स्वॉलो ट्विटरिंग, गौरैया जो पक्षी जो है, यहाँ पर गौरैया का सेंस केवल गौरैया से नहीं है, पक्षियों से है। पक्षी ट्विटिंग माने दे आर मेकिंग देयर मेलोडियस साउंड, ट्विटिंग एंड चिरपिंग माने चहचहाना, पढ़ा है? ट्विटिंग एंड चिरपिंग माने चहचहाना। गौरैया यानी पक्षी जो है वो चहचहा रही हैं। फ्रॉम द स्ट्रॉबेरी सेड, स्ट्रॉबेरी सेड माने घास फूस तिनकों से बना हुआ उनका घोंसला, समझ में आया? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रा माने वही सूखी घास, सूखी घास तिनकों से बना हुआ उनके घोंसले, यानी पक्षी जो है वो अपने घोंसलों से चहचहा रहे हैं इन द मॉर्निंग टाइम। द कॉक स्लीप क्लेरियन, मुर्गा बाग दे रहा है। मुर्गा कब बाग देता? दीज आर द सिंबल ऑफ मॉर्निंग टाइम। कब मुर्गा बाग देता? मॉर्निंग के टाइम। आर इकोइंग हार, और बहेलिया जो है वो अपना बिगुल बजा रहे हैं, ये भी सब सुबह का सीन है। नो मोर सेल राउज, लेकिन कोई भी उठना नहीं चाहता है। फ्रॉम देयर लोली ब्लड, लोली ब्लड, लेकिन कोई भी अपने जो अकेले अकेले बिस्तरों पर सोए हुए हैं, कोई भी अपने बिस्तरों से उठना नहीं चाह रहा है। व्हाई आर स्माइलिंग इन द मिडिल, स्टैंड अप। हाँ नहीं, कई बार हमने वॉच किया है, लेकिन टोका नहीं हमने बीच में, टोका हमने अब तुम्हें बीच में। सिट डाउन। इतनी अच्छी पोयम चल रही है ना, उसके बाद भी ये नहीं समझ में आ रहा कि हम तुम्हें कई बार देख चुके, हमने टोका नहीं बीच में, वीडियो बन रहा रहने दे, लेकिन आई डोंट लाइक दिस। देखिए ऐसे ब्रीजी का हिंदी आगे समझ में, इंग्लिश चले। द ब्रीजिंग इन दिस स्टैंजा इट इज द सीन ऑफ मॉर्निंग टाइम। पोएट सेज दैट ब्रीजी कॉल, जो लास्ट में है यहाँ पे ये नो मोर सेल वाली, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे जो लेटे हुए अपने पेट से रोकना चाहते हैं, ये मरे हुए जो, हाँ बड़े रंगा का देश वही तो नहीं, हाँ उन्हीं के लिए, तभी तो उठना नहीं चाह रहे हैं भाई। यहाँ पर आप दिमाग में चलिए कि पोएट, केवल पोएट बैठा है वहाँ पे, और वो समाजियों की दशा को देख के ही बस अपना पूरा ये करा, पूरी पोएम उसे देश है। तो ये जो नहीं था कि देखिए सुबह के समय, देखिए सारे सुबह का सीन है, तरोताजी ठंडी हवा भी बह रही है, उसके बाद पक्षी भी चहचहा रहे हैं, वे भी अपना मेलोडियस साउंड कर रहे हैं, उसके बाद मुर्गा भी बाग दे रहा है, बहेलिया भी अपना बिगुल बजा रहा है। लेकिन जो ये बिस्तर पर सोए हुए, बिस्तर का मतलब मेरे समाधियों में सोए हुए, इसके बाद भी वो लोग उठना नहीं जान रहे। क्या उनको ये पता नहीं कि सुबह हो गई है, या पता भी है तो वो इतना सब होने के बाद भी नहीं है, यानी दे आर स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे डू नॉट वांट टू अवेक, दे डू नॉट नो दैट दे हैव टू अवेक, उन्हें ये पता भी नहीं है कि उन्हें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अब अपने आप एक्सप्लेन करना होगा ना, एक्सप्लेन बोल के नहीं करते भाई। हाँ समझा तो बहुत अच्छे से देंगे कि क्या एक्सप्लेन में लिखे, क्या कॉन्टेक्स्ट में लिखे। कल नोट्स भी हमने आपको बताया, पोयम में नोट्स ज्यादा बन जाते हैं, पोयम में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच भी निकल के बाहर आ जाएगी, है ना, और तो भी फिगर ऑफ स्पीच बहुत कम रेयर केस में मिलती है। ठीक है, तो एक्सप्लेन, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस पे हर चीज डिपेंड करती है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, this stanza there is a time of morning. Poet says that the refreshing and chilled air is blowing in the morning time. Morning time, the fragrance and refreshing air is blowing. The wind is blowing, and the birds are making their melodious sound from their nest. From their nest, अपने अपने घोंसलों से। They are, हाँ आगे देखिए, they are, अब दूसरा सेंटेंस ले लिए, they are tweeting and chirping from their homes। दूसरे टाइप्स हो गया, they are tweeting and chirping from their homes, they are making their melodious sound from the nest। तो आगे देखिए, and the cock is